हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे क्रम विकास के प्रमाण। मतलब क्रम विकास कैसे चलता है, उनके प्रमाण क्या है। अभी तक हम लोगों ने उनके मत जाने थे, अलग अलग वैज्ञानिक के मत कैसे थे कि आखिर इस धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हो। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग अपने साक्ष्य दिए। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जिन चीजों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, हम दूसरों के बातों को मानकर कहते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन उसे तो चलती नहीं है। साइंस है, साइंस हमेशा प्रूफ मांगती है कि आप साबित कीजिए कि वास्तव में आप क्या जानते हैं कि क्रमिक विकास हुआ कैसे हो। तो यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे क्रम विकास के प्रमाण के बारे में। देखिए, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि इनकी हमारे पास प्रमाण क्या क्या है। विकास के प्रमाण यानी क्रमिक रूप में जो विकास हुआ है ये कैसे साबित होता है, इसके लिए क्या प्रमाण वैज्ञानिक के पास या हमारे पास क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे पहला वर्गीकरण। पहला क्या हमारा पॉइंट, प्रमाण क्या हमारा वर्गीकरण। अब आप सोच रहे हो कि वर्गीकरण कैसे प्रूफ है, वर्गीकरण से कैसे क्या मालूम चलेगा, हमें क्या प्रमाण मिलेगा। तो वर्गीकरण दरअसल क्या बताता है कि हमारे पास बिल्कुल छोटा सा प्रोटोजुआ, बिल्कुल छोटा है क्या हमारे पास प्रोटोजुआ, और प्रोटोजुआ के कंपैरिजन में देखिएगा हमारे पास व्हेल मछली भी, धरती पे देखिएगा तो बड़ा हाथी भी है, जिराफ भी है। बात समझ रही आप लोग, मतलब बिल्कुल छोटा सा प्रोटोजुआ से लेकर आपकी जिराफ और हाथी और व्हेल मछली, इतने बड़े बड़े जीव भी अवेलेबल है। इतनी छोटी आकृति और इतनी बड़ी आकृति, इससे क्या मालूम चलता है कि हमारी जो उत्पत्ति हुई होगी किसी सरल जीव के रूप में हुई होगी, किसी बिल्कुल साधारण और सिंपल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर रहा होगा, और उसी सरल और उसी साधारण स्ट्रक्चर से डे बाय डे चेंजेस आए हुए होंगे, और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया होगा, हायर लेवल में। और हायर लेवल पहुंचने के बाद यह होगा जटिल जटिल संरचना बनाया। क्या बनाया होगा, जटिल संरचना बनाया। क्लियर, बात समझ में आ रही है। यानी सरल जीवों से जटिल संरचना बनी है। यह क्रमिक विकास हमें कौन बताता है, वर्गीकरण बताता है। क्योंकि वर्गीकरण में हम वर्गीकृत करके देखे हैं कि प्रोटोजुआ बिल्कुल छोटे रूप में और बड़े रूप में व्हेल, हाथी, जिराफ, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर अवेलेबल। क्लियर। उसके बाद अगर दूसरे प्रूफ की अगर बात करें, अगर दूसरे प्रूफ की बात करें, दूसरे सबूत की अगर बात करें, ठीक है, तो दूसरा सबूत हमारा देता है आकृति प्रमाण। क्या देता है, आकृति का प्रमाण। मतलब आकार आकृति के बेस पर कर सकते हैं, आकृति के प्रमाण हमारे पास अवेलेबल। तो आकार आकृति मतलब क्या, शरीर की बनावट, शरीर की संरचना के आधार पर जानेंगे तो अलग अलग आकृति के प्रूफ हमारे पास अवेलेबल। इस आकृति के प्रमाण में पहले हम सबसे पहला देखेंगे समजात अंग। क्या देखेंगे, समजात अंग। तो समजात अंगों में क्या कहता है कि जिनकी उत्पत्ति अर्थात की उद्भव और संरचना दोनों समान, जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना दोनों समान। उत्पत्ति एवं संरचना क्या हो, दोनों समान हो। तो जब उत्पत्ति और संरचना जब दोनों समान जब होगी, लेकिन क्या होगा, उसके अंदर एक कमी होगी, लेकिन उसके कार्य अलग अलग होंगे, लेकिन उसके कार्य अलग होंगे। बात समझ आ रही है, अलग होंगे। जैसे आप क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में जरा देखिए कि पंछी है, पंछी है, पंछी का आप देख लीजिए पंख, पंछी का पंख। मेढक का आगे वाला पैर देख लीजिए आप, मेढक का अग्रपाद, या फिर पीछे वाला पैर पश्चपाद, राइट। या फिर आप देख लीजिए मानव का
पैर देख लीजिए, मानव का पैर। अब जरा देखिए तीनों में आप कुछ समानता और असमानता ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो पंख है उत्पत्ति में समान, पैर जो अग्निपाद और पश पैर ये दोनों आपका उत्पत्ति में समान, और हमारे अंदर जो पैर है उत्पत्ति एक ही समान होती है। लेकिन अब काड़े पे जरा चर्चा कीजिए, पंख उड़ने के लिए, और आपका मेढक का जो पैर है यानी कि आगे वाला और पीछे वाला पैर है वह पानी में तैरने के लिए या फिर उछलने के लिए, सीधे कर ले तैरने के लिए, और हमारा जो पैर है वो चलने के लिए। अब जरा ध्यान से समझिए कि इनके कार्य क्या हो गए, अलग अलग हो गए, लेकिन उत्पत्ति और संरचना देखने से क्या लग रहा है, बिल्कुल समान लग रहा है। ठीक है, मतलब एक समान हो गए उनकी उत्पत्ति और संरचना, लेकिन कार्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यह क्या कहलाएंगे, समजात। क्या कहलाएंगे, समजात अंग, यानी एक समान अंग लेकिन कार्य क्या अलग अलग। अब इससे क्या साबित होती है कि आपकी धरती पर जो जीव उत्पन्न हुए होंगे उत्पत्ति एक ही जीव से हुई होगी, एक ही सभी के पूर्वज रहे होंगे, उत्पत्ति समान रूप से हुई होगी, लेकिन कार्यों के आधार पे उनके जो आपके अंग है उनका विकास अलग अलग रूप में होगा। यानी कार्य के दृष्टि से देखा जाए तो उत्पत्ति सभी का एक समान हुआ, लेकिन आगे चलकर वही डिफरेंट हो गए स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि उनका यूज अलग अलग हो गया, और जैसा उनका यूज होगा, जैसा उनका उपयोग होगा, उसके अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये आपका क्या हो गया, समजात अंगों का बात हो गया। अब बात करते हैं दूसरी इसकी आकृति के बेस पे दूसरा पार्ट। तो दूसरा होता है असमजात। दूसरा क्या होता है, असमजात अंग। असमजात अंग, तो असमजात अंग क्या कहता है हमारा कि इसमें क्या था कि उत्पत्ति और कार्य एक समान थे। इनके अंदर क्या हो गया कि अंग के अंदर यानी असमजात अंग के अंदर कार्य समान हमें दिखेगा, कार्य समान दिखेंगे, लेकिन क्या होगा कि आपका क्या होगा कि उत्पत्ति और संरचना, यह आपका उत्पत्ति जो होगी वह आपके यहाँ पे देखिए कार्य समान होगा, लेकिन उत्पत्ति अलग नहीं होगी, एक समान नहीं होगी, उद्भव एक समान। बिल्कुल उल्टा कर देना है। समजात में क्या था कि उत्पत्ति संरचना समान थे लेकिन कार्य अलग। यहाँ पे कार्य क्या होंगे, एक समान, लेकिन उत्पत्ति क्या हो जाएगी, उत्पत्ति अलग होगी। उत्पत्ति क्या हो जाएगी, अलग। अर्थात असमजात कहता है कि जिनकी उत्पत्ति अलग अलग रूप में हुई हो, लेकिन कार्य जब मिलाया जाए तो कार्य क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। ठीक है, अब एक समान अंग कैसे हो जाएंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल से जरा आप समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं पंछी। पंछी के पंख क्या, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कीट का जो पंख है वो, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, उड़ने के लिए काम, दोनों के दोनों किसमें काम आते हैं, उड़ने के काम आते हैं। लेकिन दोनों की उत्पत्ति क्यों क्या हुई है, असमान। दोनों की उत्पत्ति क्या है, असमान। कार्य एक जैसा, लेकिन उत्पत्ति और उद्भव क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो उसे क्या कहेंगे, असमजात। फिर यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे क्रम विकास के प्रमाण में कैसे सहायक होगा। तो ये हमें ये बताती है कि हमारी क्या हुई थी कि हमारे कार्य जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बने थे वह कार्य सबका समान रहा हो। मतलब कि जिस समय बने होंगे हम लोग तो उस समय सभी के जीवन के जीने का तरीका एक ही जैसा रहा हो, लेकिन हमने क्या कर लिया, उसी के लिए अलग अलग रूप में वातावरण में हम लोग जन्म लिए, इसके वजह से स्ट्रक्चर हमारा भिन्न भिन्न रूप में बने। तो ये भी हमारे क्या हो गए, क्रम विकास के एक प्रमाण हो गए। तीसरा अगर इसी का आकृति में बात करें तो तीसरा आता है योजक कड़ी। तीसरा क्या आता है, योजक कड़ी। अब दिमाग में आपकी बात चल रही होगी कि ये योजक कड़ी का मतलब क्या है। योजक कड़ी का मतलब, योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, कनेक्टिंग, ज्वाइन। ठीक है, जो दो जीवों की प्रजाति के बीच में ज्वाइन करते, जुड़ाव करते। जैसे आर्कियोपटेरिक्स नाम सुना होगा आपने, आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स, तो भाई आर्कियोपटेरिक्स क्या है भाई, तो ये एक ऐसा जीव है जिनके अंदर दो प्रकार के प्रजाति का क्वालिटी रखता है।
सोच रहे हो दो प्रकार की कौन कौन सा क्वालिटी होगा? तो एक रेप्टिलिया का, एक हो गया रेप्टिलिया का, रेप्टिलिया समझते हो जो रेंग पे चलता है सरीसृप वाला। दूसरा क्या? और दूसरा आपका एवीज का, एवीज समझते हैं आप लोग? एवीज किसे कहते हैं? एवीज मतलब पंछी वाला। तो पंछी का गुण और सरीसृप दोनों का गुण एक ही जीव के अंदर, एक ही जीव के अंदर। तो हुआ ना ये योजक कड़ी, ये इससे क्या मालूम चलता है कि पहले जीव सभी एक ही तरह के थे, एक ही जीव से उत्पत्ति हुई, लेकिन क्या हो गया अलग अलग बाद में बट गए, और हम लोगों ने आगे चल के उसके पार्ट वाइज उनके यूज के हिसाब से नाम डाल दिया। ये सरीसृप हो गए, पंछी हो गए, यानी जैव विविधता के आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया। लेकिन उत्पत्ति क्या हुई है? एक ही समान हुई है, और उत्पत्ति के समय हम सभी एक ही जैसे थे, जिनके अंदर सारे गुण अवेलेबल था। हवा में उड़ सकते थे, पानी में तैर सकते थे, उसके बाद सरीसृप की तरह रेंग सकते थे, नॉर्मल आदमी की तरह चल सकते थे। यानी सारी क्वालिटी अवेलेबल हमारे बॉडी के अंदर थी। यह कौन बताता है हमें? योजक। तो ये सभी प्रमाण है, जिन प्रमाणों के आधार पे यह प्रमाणित हो जाएगा कि क्रम विकास जो है वास्तव में एक दिन में होने वाली कोई क्रिया नहीं है, जो आज ही जन्म लिया और आज ही एक ही बार में इतने बड़े बड़े इंसान की कैटेगरी बन गई। ये क्या हो गई? यह क्रमिक विकास हुआ है, एक कोशिका से, मतलब एक छोटे जीव से लेकर बड़े जीवों तक। यहाँ पे प्रोटोजोआ के स्ट्रक्चर से लेकर व्हेल और जिराफ तक के बनने की जो समय और काल अवधि रही है, वह आपका 2-4 दिन 2-4 साल की बात नहीं है, ये लाखों और अरबों साल की बात। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि 50 अरब वर्ष पहले, 20 अरब वर्ष पहले स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे हुए थे और कैसे प्रमाण मिले। ठीक है, तो ये तीसरा था योजक कड़ी। अब इसी के में पार्ट जानते हैं हम लोग चौथा, इसी के अंदर आकृति के प्रमाण में जानते हैं चौथा। और देखिए चौथा पार्ट हमारा क्या कहता है। फोर्थ नंबर पार्ट में हमारा कहता है, यानी चौथा पार्ट हमारा कहता है ओसेसी अंग। चौथा पार्ट क्या कहता है? ओसेसी अंग। अब सोचिए जरा सा, ओसेसी अंग मतलब क्या? ओसेसी का मतलब क्या? जो चीज अवशेष रह गया हो, जो चीज बाकी रह गया हो, जो चीज आपके पास बेकार रह गया हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? ओसेसी कहते हैं। बचा हुआ चीज, जो चीज आपके पास बचा हुआ है, जिसका कोई यूज नहीं हुआ, तो वह कहलाता है हमारा अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग कैसे? जैसे हमारे जो कान है, कान का बाहर वाला हिस्सा, ये क्या काम करता है भाई? ये कुछ भी काम नहीं करता, अर्थात कि बाह्य कर्ण का जो हिस्सा है, इसका कोई रोल नहीं है आपके बॉडी के अंदर। बाह्य कर्ण जो निकला हुआ है पार्ट, इसका कोई रोल नहीं है। चलिए मान लीजिए कि समझ में आता है, ये समझिए अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो आपके बॉडी के अंदर है, इसका क्या रोल है? कुछ भी तो नहीं। एक भोजन का कण इसके अंदर चला जाए तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, उसके अंदर सड़ेगा, स्वेलिंग होगी, पेट में दर्द होगा, और लास्ट में नतीजा क्या आएगा कि उसका ऑपरेशन कराइए, कटवा कर बाहर निकालिए, तो आप बॉडी रिलैक्स होगी। मतलब क्या कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट है जिनका कोई रोल ही नहीं है, आपके बॉडी के अंदर कोई रोल ही नहीं है, बेकार है। और वैसे चीज भी आपके बॉडी के अंदर अवेलेबल है। तो जो चीजें बेकार है और आपके काम की नहीं है, फिर भी आपके बॉडी के अंदर है, तो ये क्या कहता है? ये बताता है कि इसका यूज आज नहीं है हमारे पास, लेकिन जिस समय हमारी उत्पत्ति हुई थी उस समय इसका यूज था। उस समय यूज के कारण ये स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में डेवलप हुए थे। मतलब क्या? हमारी जो विकास हुई है वह पीछे किसी समय में हुई है, और धीरे धीरे हम अपने में चेंजेस करते करते इन चीजों का यूज करना, इन अंगों का यूज करना हमने बंद कर दिया। इसलिए यह अंग हमारे लिए आज क्या बन गया? बेकार अंग बन गया, बाकी अंग का काम। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये हो गया चौथा पार्ट। बात कर लेते हैं अगले पांचवें पार्ट की, अर्थात आपका आकृति के प्रमाण में ही पांचवा पार्ट देखते हैं। तो पांचवा पार्ट कौन सा है आपका? भ्रूण विज्ञान। पांचवा कौन सा है? भ्रूण विज्ञान। मतलब भ्रूण के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम ये साबित कर देंगे कि हमारी विकास क्या हुई है? क्रमिक विकास। क्यों? कैसे? जरा देखिए,
मछली, सब कोई जानता है। उभयचर, मानव, सस्तनीय जीव, सरीसृप। लगभग इन सभी के स्ट्रक्चर अगर देखेंगे भ्रूणीय अवस्था में अगर अध्ययन करते हैं तो सभी में हमें गिल्स का स्ट्रक्चर दिखाई, किसका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है? गिल्स का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। मानव के अंदर तो पूंछ का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दिखता है आपको कब? जब आप भ्रूणीय अवस्था में होता है। इससे क्या मालूम चलता है? हमारे अंदर पूंछ का स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी के अंदर गिल्स का स्ट्रक्चर, जब इसका तो कोई यूज नहीं हमारे लाइफ में, हमने तो कभी इसका यूज ही नहीं करा। जब से होश है कभी हमने देखा ही नहीं कि गिल्स वाला इंसान पैदा हुआ, ठीक है, पूंछ वाला इंसान पैदा हुआ, ऐसा तो देखा ही नहीं। तो क्या मतलब हुआ इसका कि यह स्ट्रक्चर हमारे भ्रूण में है। इसका मतलब है कि हमारा जो पूर्वज था वह किसी न किसी रूप में वह ऐसा स्ट्रक्चर वाला था जो पानी के अंदर भी रहता है और उभयचर का क्वालिटी रखता है, मतलब कि जल और थल दोनों में रहता है। मानव का स्ट्रक्चर आज हम लोग जीता जाता उदाहरण है, मतलब स्थलीय भी था, सरीसृप और पंछी वाला है, तो कहने का मतलब उड़ने की क्षमता भी था उसके अंदर। तो इस तरह से क्या होगा, कुछ न कुछ आपका स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, आपका ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन स्ट्रक्चर से साबित होता है कि क्रमिक विकास, जो क्रम विकास का प्रमाण है, ये क्रम विकास का प्रमाण ये हमें क्लियर कर देता है कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है क्रमिक रूप में हुई। और इन्हीं भ्रूण विज्ञान के आधार पे E.H. हिकेल एक वैज्ञानिक है, वो जाने मानी हस्ती, उन्होंने ये बताया था कि जाति वृत्तीय सिद्धांत, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम कहते हैं जाति वृत्तीय सिद्धांत। और वो सिद्धांत क्या कहता है कि ऐसा सिद्धांत जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जो भी जीव के भ्रूण के समय सिर्फ वही स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो उनके पूर्वजों में थे, यानी जो स्ट्रक्चर उनके पूर्वजों में थे सिर्फ वही स्ट्रक्चर उनके भ्रूणीय स्ट्रक्चर में दिखाई पड़े। मतलब क्या, ये साबित करेगा E.H. हिकेल का जाति वृत्तीय सिद्धांत कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है एक ऐसे जीव से हुई है जिनके अंदर गिल्स का स्ट्रक्चर था, अर्थात जो जल में भी रह सकता था, स्थल में भी रह सकता था, अर्थात कि उभयचर की क्वालिटी पूरी तरह से फुल एंड फाइनल सारी क्वालिटी मेंटेन करने वाला ऐसा जीव, राइट। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूण विज्ञान या भ्रूणीय विज्ञान। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये भी प्रमाण हमें क्या मिलता है, ये भी क्रमिक विकास को हमें बताया। हमारी विकास जो हुई है क्रमिक रूप में हुई है, हमारी जो उत्पत्ति हुई है एकाएक से इस धरती पर हम लोग नहीं आ गए, क्रम के विकास के फॉर्म में यहाँ तक हमें पहुंचा। ठीक है, तो जाति वृत्तीय सिद्धांत E.H. हिकेल का क्लियर हो गया। अब जरा जान लीजिए आप लोग कि जीवाश्म विज्ञान, अब इसका छठा नंबर जानते हैं, 6 नंबर पॉइंट, इसका पॉइंट नंबर 6 जानेंगे, जिसका आकृति के प्रमाण, ये सभी शरीर की आकृति का बेस है जो हमें ये साबित कर रहा है कि हमारा विकास क्रमिक रूप में, ये सभी प्रमाण है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 नंबर पॉइंट क्या होगा हमारा कि जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। अब जीवाश्म विज्ञान हमें क्या बताता है, ठीक है, जीवाश्म विज्ञान हमें बताता है जीवों के अवशेष। जीवाश्म का मतलब क्या, जीवों का अवशेष, जो पहले जो जीव रहे उनके अवशेष जो हमें प्राप्त होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म के बारे में जो हमें आपकी इंफॉर्मेशन, जिस बुक में हम जीवाश्म के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं उससे हम लोग कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रूफ मिला है वो जानिए आप। अब जीवाश्म विज्ञान के अंदर जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है वो आपका अरबों वर्ष पुराना है, अरबों वर्ष पुराना। ठीक है, तो एक होता है जो ज्यादा पुराना, उसे कहते हैं पूरा जीवी। क्या कहते हैं, पूरा जीवी जीव। तो पूरा जीवी कितने वर्ष को कहा जाता है, तो जो 50 अरब वर्ष से पहले, 50 अरब वर्ष से भी पहले का, उसे क्या कहेंगे, पूरा जीवी। सोच रहे होंगे आप लोग। फिर उसके बाद आता है मध्य जीव।
मध्यजीवी कब होगा? जब ये 50 अरब से लेकर 20 अरब वर्ष का होगा। 50 अरब से लेकर 20 अरब वर्ष का होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मध्यजीवी। उसके बाद आता है नूतन जीवी। क्या होता है? नूतन जीवी, अर्थात कि जो नए रूप में हो। तो 20 अरब वर्ष के बाद, 20 अरब वर्ष के बाद जो मतलब इससे पहले, उसके पहले की बात नहीं करें, उसके बाद 20 अरब तक की जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है उसमें नूतन जीव आते हैं। तो हमें 3 तरह के मुख्य रूप से क्या प्राप्त होते हैं? जीव प्राप्त। कितने तरह से? 3 तरह से, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा एक मानस आपका आता है, महाकल्प। देखिए आपका आता है मानस, महाकल्प या युग। इसके बाद युग आता है, या कह सकते हैं कि मानस, महाकल्प, जो आपकी लगभग 10 अरब के आसपास के समय को आपका कहा जाता है। जो 5 से 10 अरब वर्ष की आपको समय है, 5 अरब से लेकर 10 अरब के बीच का, उस उतने पुराने समय से हम क्या युग को, ऐसे भी तो धरती को कहा जाता है कि 5.5 अरब वर्ष पुराना यहाँ पे जीव उत्पत्ति हुई है। तो अलग अलग रूप में प्रमाण है, तो वो मानस या युग या महाकल्प हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास पूरा जीवी, मध्य जीवी और आपका क्या, मध्य जीवी और नूतन जीव, ठीक है। इस तरह से आपके 3 तरह के हमें क्या प्राप्त, 3 तरह के साक्ष्य प्राप्त। तो ये साक्ष्य कभी कभी क्या होता है कि किसी जीवों का साक्ष्य देखते हैं तो उसके पीछे की कहानी पूरी मालूम चल जाती है कि क्रमिक विकास कैसे हुआ। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, कुछ जीवों की आप जीवाश्म देखते हैं, तो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म में जो होता है वह पहले का स्ट्रक्चर और आज के स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा बदलाव होता है, जिनके वजह से क्या कर पाते हैं, आप इंफॉर्मेशन नहीं लगा पाते हैं या सही पता नहीं लगा पाते हैं कि वास्तव में जीव की उत्पत्ति हुई कैसे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसमें क्या है कि जीवाश्म विज्ञान हमें बताता है कि इस जीव में जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वो अवशेष पहले काफी सरल अवशेष, पुराने जीवों के अवशेष जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें काफी सरल जीव हमें प्राप्त, यानी काफी ज्यादा सरल स्ट्रक्चर वाले जीव प्राप्त हुए। और धीरे धीरे उनकी अगर क्रमिक रूप में अगर अध्ययन किया जाए तो हमें प्राप्त होता है कि जनरली जो फोसिल्स पुराने थे उनके कनेक्शन से ये मालूम चलता है कि सरल जो जीव थे उन्हीं के क्रमिक विकास के रूप में आज जो जटिल स्ट्रक्चर बना है वह उसी का, उन सरल जीवों के स्ट्रक्चर से ही आज का जो जटिल जीव बना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये क्या होगा, ये भी प्रमाण हमें कहाँ मिलता है, क्रम विकास के प्रमाण में मदद करता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में, भौगोलिक वितरण के बारे में, वो भी हमें प्रमाण देगा। छठा हो गया, 7वां नंबर पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 7 प्रमाण क्या कहता है हमारा कि भौगोलिक वितरण भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। भौगोलिक वितरण जो जीवों की भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति के आधार पे जो जीव की उपलब्धि है, यह भी एक आपका क्रम विकास का बहुत बड़ा प्रमाण है। अर्थात क्या, भौगोलिक वितरण, भौगोलिक रूप में जो वितरण हुआ है, 7 नंबर पॉइंट है भौगोलिक वितरण। तो भौगोलिक वितरण कैसे आपके लिए प्रमाण साबित करता है, तो दरअसल भौगोलिक वितरण हमें बताता है कि हर जगह पे हर तरह के जीव अवेलेबल नहीं है। जैसे आप जरा बात कर लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझ में ज्यादा आसानी से आएगा। हाथी, हाथी की बात करते हैं और शेर की बात, ये कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये आपको मिलेंगे इंडिया में, ये मिलेंगे आपको अफ्रीका में। लेकिन आप चले जाइए इसी को लेकर, आप पहुंच जाइए ऑस्ट्रेलिया में, पहुंच जाइए आप, पहुंच जाइए अमेरिका में। तो यहाँ पे ये अमेरिका में, तो वहां पर आपको जो हाथी और शेर का जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा, उसकी उपस्थिति नहीं मिलेगी। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे बाघ है, बाघ ये इंडिया में मिलेगा, ठीक है। या फिर आपका शेर है, हाथी सिंह है, ये क्या होगा, इंडिया में मिलेगा। लेकिन फिर अफ्रीका में जाइएगा तो नहीं मिलेगा, अफ्रीका में नहीं मिलेगा। फिर उसी तरह से आप चले जाइए कंगारू, कंगारू आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। जिराफ की मात्रा अमेरिका में ज्यादा मिलेगी, लेकिन बाकी जगह पे देखिएगा तो नहीं मिलेगा।
तो ये क्या बताता है, ये क्या साबित करता है कि जैसी भौगोलिक स्थिति रही स्ट्रक्चर उसी रूप में चेंज हुए, लेकिन सभी का स्रोत जो प्राथमिक था एक ही था। सिर्फ भौगोलिक स्थिति और वातावरण चेंजेस के कारण वहां पे जीवों की उपस्थिति और अनुपस्थिति हो गई, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सब की उत्पत्ति का केंद्र एक ही सिंगल ही था, अर्थात कि एक सिंगल क्रम में ही सभी चीजों की, सभी जीवों की भौगोलिक वितरण प्रमाण देखता है। और आज के समय का जो आधुनिक प्रमाण सबसे बड़ा जो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं शारीरिक विज्ञान, शरीर विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, ये भी अपने आप में एक प्रूफ देता है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किन चीजों से बना हुआ है भाई। तो हमारे बॉडी के अंदर एटीपी की मात्रा है, हमारे बॉडी के अंदर न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, हमारे बॉडी के अंदर पॉलिक न्यूक्लिक एसिड मतलब कि प्यूरिन और पिरामिडिन है, प्यूरिन और पिरामिडिन है। तो ये सभी क्या बताते हैं हमें, ये सभी हमें बताते हैं इसके बारे में कि हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर ये सब बने हुए हैं ये कार्बनिक ही तो है। तो यहाँ पे जो तत्व थे जो पहले आपका निर्जीव अवस्था में थे, इन्हीं के संश्लेषण की वजह से हमारे बॉडी का निर्माण हुआ। मतलब क्या, हमारी बॉडी वास्तव में बॉडी नहीं बल्कि इन्हीं न्यूक्लिक और बाकी आपके जितने भी अजैविक कार्बनिक पदार्थ है, इन्हीं के संयोजन से कार्बनिक पदार्थ बना। कार्बनिक पदार्थ के बनने की वजह से जीव शरीर का, ठीक है। तो ये भी एक क्रम विकास के प्रमाण, इससे भी एक क्रम विकास का प्रमाण। ऐसा फ्रेंड्स कि क्रम विकास के प्रमाण से कम आप इस कंक्लूजन पे बड़े होंगे कि इतना जरूर आपने समझा होगा कि किसी भी तरह से जो जितनी भी धारणा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवों की उत्पत्ति एकाएक से हो गई है, धरती पर पहले से उपस्थित थे इतने ऐसे जीव, तो ये आपकी धारणा गलत साबित होती है, क्योंकि जितने प्रमाण हमारे पास अवेलेबल है उनके आधार पे तो हम इतना बात जरूर कह सकते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वास्तव में एक सरल जीवों से जटिल जीवों की तरफ क्रमिक विकास के रूप में। क्लियर है फ्रेंड्स। अब कल हम आगे जानेंगे सिद्धांतों के बारे में, इसके बारे में, सिद्धांत के बारे में, अर्थात क्रम विकास के सिद्धांत जैसे लेनार्ड, डार्विनवाद, ठीक है। तो इन बड़े बड़े वैज्ञानिक है जो विकासवाद के सिद्धांत है उनके बारे में